हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन फिजिक्स विद विशाल सर। फिजिक्स विद विशाल सर के साथ सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम बात करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस भी दो निकाल चुके थे, साथ में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर चुके थे। मतलब 10 पार्ट तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा लगभग टॉपिक ख़त्म कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या रहा है। क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आके हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में मोटिवेट होकर आपको पढ़ाई करनी है। आराम से समझते जाइएगा। ये देखो फिजिक्स से पता भी नहीं चल रहा, आराम से लेक्चर होते जा रहे हैं, कोई टफ लग भी नहीं रहा। डेरिवेशन भी सारे हो रहे हैं और न्यूमेरिकल्स भी साथ में हो रहे हैं। और जो आपका थ्योरी का कंसेप्ट है, वो जो थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, उन्हीं से सारा कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। इन दिस डायग्राम, अभी डायग्राम तो हमारे पास है नहीं। इन दिस डायग्राम 10 माइक्रोकूलम चार्ज and -5 microcoulomb charge are present on the point A and B. To find the magnitude of electric field intensity and its direction. यह है आपका इस तरह से। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक डायग्राम होना चाहिए। तो डायग्राम में आपको बना लूं कि मेरे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, और मेरे पास ये एक पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया B। दोनों के दोनों जो है मैं मान के चल रहा हूं कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब ए पॉइंट पे चार्ज कंसीडर हो रहा है +10 माइक्रोकूलम, तो बेटा यहां पे +10 माइक्रोकूलम, और बी पे चार्ज कंसीडर हो रहा है -5 माइक्रोकूलम। अब मुझे उसने पूछा, यहां तक आपकी बात क्लियर हो चुकी है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो मैंने इससे r डिस्टेंस पर या किसी भी डिस्टेंस पर p पॉइंट मान लिया, और वो p पॉइंट की डिस्टेंस b पॉइंट से 1 मीटर की, यानी कि ये b से b 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो मुझे इस वाले p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है कि p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा कितना होगा। दैट्स क्लियर। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले एक तो चार्ज देखना है कि चार्ज कैसे दिए हुए हैं, और आपको डिस्टेंस देखनी है बेटा कि डिस्टेंस किस किस फॉर्म में दी हुई है। जैसे ए पॉइंट पर चार्ज कितना दिया है, 10 माइक्रोकूलम, उसको मैंने Q1 मान लिया, तो Q1 = 10 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को कूलम में करना है, तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद है ना -5 माइक्रोकूलम, यानी कि बी पॉइंट पे चार्ज है, उसको मैंने Q2 मान लिया। Q2 पे आ गया मेरा -5 माइक्रोकूलम, -5 बोले तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम। दैट्स क्लियर, बात समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस आपको पता है ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। इसको कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है मीटर से सेंटीमीटर में, आपको डिस्टेंस मीटर में ही कन्वर्ट करना है। और बी से पी तक की डिस्टेंस भी कितना है बेटा, 1 मीटर। तो मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहां तक इतना करने के बाद आपको सेकंड स्टेप उठाना है कि मुझे, भाई ये सब आप लिख लोगे ना अपनी कॉपी में, उसके बाद आपको स्टेप उठाना है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो सबसे पहले हम ए चार्ज को उठाते हैं। तो ए पॉइंट पे चार्ज प्लस है या माइनस है, ए पॉइंट पे चार्ज प्लस है, तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा दूर की तरफ जाती है। तो इसको मैंने नाम दे दिया E1। क्या नाम दे दिया, E1। भाई +10 माइक्रोकूलम ए पॉइंट की वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दूर की तरफ है, E1 क्लियर। अब उसके बाद बी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये बी पॉइंट की वजह से पी पॉइंट पे निकालनी है। तो बी पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड होती है, मतलब नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर की तरफ चलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती हैं, ध्यान रख लेना। तो इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लिया E2। तो आपने देखा कि E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है।
ठीक है, यहां तक आप डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल बोर्ड में ऐसे करना होता है, फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। तो आप इतना करने के बाद कुछ मत कीजिए, आप E1 और E2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले जब आप E1 की वैल्यू निकालें तो E1 किसकी वजह से निकाल रहा हूं, A की वजह से, तो चार्ज भी A का ही कंसीडर करेंगे। E2 किसकी वजह से निकाल रहा हूं, B की वजह से, तो चार्ज भी B का ही कंसीडर करेंगे। करें बेटा, ठीक है। यहां निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले E1, तो E1 मैंने निकाला, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, E1 तो है ही, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपको जानते ही है क्या होता है, इसको तो अभी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। क्यों कितना है आपका, क्यों है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन बीच की डिस्टेंस बताइए, ए से पी तक की डिस्टेंस बताइए कितना है बेटा, ए से पी तक की डिस्टेंस, तो ए से बी जाओ 1 मीटर, बी से पी जाओ 1 मीटर, टोटल 2 मीटर का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। तो यानी कि जो E1 निकल के आया, E1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10 की पावर -6, 2 2 जा 4। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर इससे काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो यानी कि E1 की जो वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर आ गई वो आ जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 इंटू 10 की पावर -6। बहुत से बच्चे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्यों नहीं लिखी या क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसका भी मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू डायरेक्टली कट हो जाएगी, इसलिए मैं रख ही नहीं रहा, सीधा यही वैल्यू कट हो जाएगी। तो मैंने E1 निकाल लिया, E1 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अब मुझे निकालना है बेटा E2। अब E2 निकालना है, तो E2 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वही अप्लाई करना पड़ेगा कि E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, Q अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो ऐसे ही रखोगे बेटा। क्यों कितना है, क्यों है हमारा 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि अब R कौन सी कंसीडर करनी है, मैं B की वजह से P पे निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस B और P के बीच की होनी चाहिए। B और P के कितना है 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर कूलम, ये निकल के बेटा आ चुका है। E1 की वैल्यू भी आ चुकी है और E2 की वैल्यू भी आ चुकी है, पर लेकिन आपको तो टोटल E निकालना है, फाइनली मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो फाइनल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो फाइनली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसमें देखेंगे कि E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसका मतलब मैं यहां पे क्या निकालूंगा, E नेट। तो E नेट कैसे निकालोगे, E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। क्लियर। अब E नेट यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या करूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, बिल्कुल सही बात। कितना हो गया, पहला आपने E2 निकाला 5 इंटू 10 की पावर -6, बिल्कुल, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 इंटू 10 की पावर -6, ये भी क्लियर है, सारी बात क्लियर है। अब इसमें से आपको ये नहीं दिख रहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ गया। 10 की पावर 6, 10 की पावर -6 से पावर सेम ही रहता है, 5 माइनस 2.5, यानी कि ये आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर -6। यानी कि फाइनली जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, वो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर कूलम। अब इसके लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं, अब फाइनली जो है इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नेट इज इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आप 9 इंटू 10 की पावर 9 रखेंगे। 2.5 इंटू 10 की पावर 6 सॉल्व करके मैं ला चुका हूं, आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, अगर आप E1 की डायरेक्शन देखेंगे तो E1 की डायरेक्शन हमेशा
पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगी और E2 की डायरेक्शन जो होगी निगेटिव चार्ज की तरफ होगी। यानी कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। यानी कि फाइनली जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा E net इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर कूलम। दैट्स क्लियर। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका है। आप इसे नोट कीजिए। जस्ट हम एक नया न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। लेट्स नाउ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्लास 12 के लिए। अब पहले क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है कि 2 पॉइंट चार्ज is 5 into 10 की पावर -19 कूलम and 10 into 10 की पावर -19 कूलम are situated at 1 meter distance. Any point where are situated in which connecting both charge and then electric field will be 0. क्वेश्चन तो नहीं समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मेरे पास दो चार्ज हैं जिसका पहली वैल्यू Q1 की 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है और दूसरी वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है और इन दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया गया है। तो जब मैंने इन दोनों चार्जों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया है तो इन दोनों चार्जों के बीच में तीसरा पॉइंट कहां पर रखूं जहां पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए। जहां पे हमारा बेटा क्या आ जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए। इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है बेटा। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स कैसे, आप दो पॉइंट बनाइए। सबसे पहला मैंने बना लिया A पॉइंट और सबसे पहले मैंने बना लिया इधर B पॉइंट। दोनों को सेपरेट कर चुका हूं कितने मीटर की डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेट कर चुका हूं। ये तो बहुत आसान है। अगर A पॉइंट पे चार्ज की बात करूंगा तो A पॉइंट पे चार्ज आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और इस पे आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब इन दोनों चार्जों के बीच में एक ऐसा पॉइंट कहां रखूं, एक ऐसा पॉइंट कहां देखूं जहां पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए। तो सपोज करो एक चार्ज A एक चार्ज B, इन दोनों के बीच में मैंने कोई पॉइंट मान लिया C और यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने का मतलब है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होंगी और अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इसका मतलब मैंने इधर की तरफ मान लिया इस चार्ज की वजह से E2 E1 और C पर इधर की तरफ मैंने मान लिया E2। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये +5 इंटू 10 की पावर 19 कूलम और ये +10 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब +5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है ना, तो ये पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो बाहर की तरफ आता है, जबकि इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर की इधर की तरफ आएगा। तो यहां पे दोनों के बीच में देखूं तो दोनों 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, दोनों 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जब दोनों 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने के चांस क्या रहेंगे, 0। तो देन नाउ सॉल्यूशन देखिए फटाफट। अब कि यहां पे अगर मैं देखूं कि E net इज इक्वल टू E1 माइनस E2, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे 0 करना है तो मेरा आ जाएगा E1 इक्वल टू E2। क्लियर। अब निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने A पॉइंट से C पॉइंट तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं उसकी डिस्टेंस को कितना मैंने मान लिया, 1 मीटर। क्या मान लिया मैंने, 1 मीटर। फिर B पॉइंट से C तक की डिस्टेंस को कितना मान लिया मैंने, x मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची मेरी, 1 माइनस x। अब निकालने की कोशिश करते हैं। पहले A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा E1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यानी कि E1 की बात करूंगा तो E1 में रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे रखूंगा 5 इंटू 10 की पावर -19। इधर कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस x का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। उसके बाद मैं E2 को निकालने की कोशिश करूंगा। तो E2 के निकालने की कोशिश करूंगा तो E2 हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों कितना है बेटा, क्यों है इधर कितना, 10 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और डिस्टेंस हो जाएगा x स्क्वायर।
ठीक है, E1 और E2 निकल के आ चुके। जब E1 और E2 निकल के आ चुके और मैंने बता दिया जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देन पुट्स नाउ E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2। अब E1 की बात करूंगा तो E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। शाबाश बेटा, यहां पे रखूंगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन एक्स स्क्वायर। गुड बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कैंसिल, 5 से ये 2 बार कैंसिल। तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं देखूंगा बेटा, इसका स्क्वायर करूंगा तो दोनों तरफ इनके स्क्वायर से अंडर रूट करना चाहता हूं तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर तो कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स। इस तरह से आप कॉमन फैक्टर करेंगे और कॉमन फैक्टर करने के बाद आपकी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 2 की वैल्यू आती है 1.41, तो x इज इक्वल टू 1.41 1 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब 1 माइनस एक्स के फैक्टर को इधर ले जाएंगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स, x इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.41। अगर x की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.41। इस तरह से आप यहां से x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब उस चार्ज को मैं इतनी डिस्टेंस पे रखूंगा B पॉइंट से ताकि उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाना चाहिए। क्वेश्चन बेटा टफ था पर लेकिन आप करने की कोशिश करें। लेट्स नाउ सो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ द फोर्सेस। मुझे जो निकालना है अब निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस होता क्या है, इसके बारे में जानना है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन। यहां से पता चलता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है किसी भी फोर्स की, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया जाता है, वो लाइन हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, वो काल्पनिक होती है, उनको बस हम इमेज कर सकते हैं, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इस बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल भी। वो हमेशा सिर्फ हमारे मन की काल्पनिक होती है, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन थ्रू ए रीजन, यानी कि ये उस रीजन में बनाई जाती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सो दैट इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो आप इमेजिनरी लाइन बनाते हो किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर स्टूडेंट्स, जो भी आप इमेजिनरी लाइन बनाते हो उस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट का जो टेंजेंट होता है ना, वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। मतलब ऐसी इमेजिनरी लाइन जब हम उसको किसी भी रीजन में रखते हैं तो उन रीजन में रखने पर लाइन पे बनाया गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, उसी चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। समझ में आया होगा। अब इससे आगे चलते हैं। अब कैसे बनती हैं, अब इनको हम बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि वो कर्व भी बना सकती हैं। वो क्या करेंगी, वो हमारे कर्व भी बना सकते हैं, उनके अंदर कर्व भी बनाया जाता है। तो आप देखिए फटाफट से कि कैसे हम उसके अंदर जो बनाएंगे वो कर्व बनाएंगे, या इमेजिनरी लाइन का कर्व कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले अब मैंने देखा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनाता जा रहा हूं। तो ये जो इस तरीके से मैंने बनाते जा रहे हैं, इस तरीके से देखिए फटाफट, यहां से मैंने स्टार्ट कर रखा है इस तरीके से। अब ये मेरी इमेजिनरी लाइन है, मैंने इस तरह से इनको इमेज किया है, इस तरह से मैं मान के चला हूं। इस वाले पॉइंट को A मान लिया, उस वाले पॉइंट को B मान लिया, ठीक है ना। अब ये इस पॉइंट को भी मैंने A मान लिया, इस वाली सभी लाइंस के लिए मैंने AB पॉइंट कंसिडर किए हैं।
एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन, कि हमारे पास ये इमेजिनरी लाइन है या इनका मैं कर्व बना रहा हूं किसी भी रीजन के अंदर। अगर मैं इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंस निकालूं, जैसे टेंजेंट ये निकाल दिया यहां पे, तो उसके बाद मैंने अगर यहां देखा इसके टेंजेंट ऐसे निकाला जाता है, टेंजेंशियली बिल्कुल स्पर्श रेखा के अनुदिश इस तरह से निकाला जाता है। ये लाइन है तो इस तरह से निकाला जाता है, ये टेंजेंट होता है। तो ये जो टेंजेंट है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। किसकी डायरेक्शन को शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। सपोज करो मेरे पास ये इमेजिनरी लाइन जा रही है और इसके टेंजेंशियली यहां पे मैंने पॉइंट पे माना कि यहां पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर यहां पे मैंने माना कि यहां पे मेरा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इस पे माना इस वाली लाइन पे जा रहा है ये मेरा E3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इस वाले पॉइंट पे माना कि ये मेरा E4 इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो हमारी इमेजिनरी लाइन होती है उनकी लाइन पे जो कोई भी किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाया जाता है, वो टेंजेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। उसे ही क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। बात क्लियर? इस तरह से बनाया जा सकता है। अब इससे आगे की बात करेंगे। अब जैसे मैंने किसी भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई और भी मैं आपको बना दूं, जैसे यहां पे देखा कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही हैं और सारी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ऐसी है कि इस तरह से वो कर्व बनाते हुए जा रहे हैं। दिख रहा है आपको? तो अब मैंने क्या करा, ये इस तरह से कर्व बनाती हुई जा रही हैं और मैंने यहां पे सपोज करो यहां पे P पॉइंट मान लिया, यहां पे Q पॉइंट मान लिया, यहां पे R पॉइंट मान लिया और यहां पे S पॉइंट मान लिया। तो PQRS क्लियर। अब P पॉइंट ये मेरा सेंटर पॉइंट है। अब P पॉइंट पे बनने वाला मेरा जो टेंजेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने E1 मान लिया, Q पॉइंट पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E2 मान लिया, R पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E3 मान लिया, S पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E4 मान लिया। ये मेरा सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए। क्लियर। तो आपने देखा और इसको मैंने M पॉइंट मान लिया और ये पता नहीं अनदर कोई भी पॉइंट है। M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बहुत पास पास है ना, बहुत पास पास है, क्लोजली है एक दूसरे के। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोजली होती है ना, वहां पर जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेटा जहां पे जैसे मैंने ये आपने M पॉइंट देखा, तो M पॉइंट के पास देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बहुत पास पास है, एक दूसरे के क्लोजली है। और जितनी फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोजली रहेंगी वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उस रीजन के अंदर। अब जैसे ये हमारे पास M रीजन है, अब M रीजन के अंदर जो देखा है, M रीजन के अंदर मुझे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजली पैक्ड है, बहुत नियरेस्ट है। यानी कि इसके अंदर लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज नियरेस्ट ईच अदर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है, बहुत ज़्यादा पास पास है, जिस वजह से जो हो रहा है यहाँ पे हमारा जो E है इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका मैक्सिमम मिलने वाला है। अब आपने देखा M पॉइंट से यहाँ पे कोई फर्स्ट लाइन चली गई, यहाँ पे कहीं भी सेकंड लाइन चली गई, यहाँ पे हमारा थर्ड लाइन चली गई और यहाँ पे हमारा फोर्थ लाइन चली गई। तो अलग अलग लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E1 हो गया तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, E2 हो गया, यहाँ पे E3 हो गया और E4। यानी कि जो E1 की वैल्यू है वो E मैक्सिमम से कम होना चाहिए, E2 की वैल्यू E मैक्सिमम से कम होना चाहिए, E3 की वैल्यू E मैक्सिमम से कम होना चाहिए, E4 की वैल्यू E मैक्सिमम से कम होना चाहिए। क्योंकि लाइन दूर चली गई है, एक दूसरे से बहुत दूर चली गई है, जिस वजह से इधर रीजन में क्या मिलेगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मिनिमम होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारा मिनिमम होना चाहिए।
क्लियर? ये सारी चीज तेरी यहां पे क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, अब डेफिनेशन से मैं श्योर हूं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इन एन इमेजिनरी लाइन, के ऐसी इमेजिनरी लाइन है जब किसी रीजन के अंदर उन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जाता है तो वो बनने वाला टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। उसको ही क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज। यहां बात क्लियर है? यहां रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो अपने साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को रखता है? तो सबसे पहले इसके अंदर हम हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखिए यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है कि सबसे पहले कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होती हैं। सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी सभी स्टूडेंट को देखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के पास की तरफ होती हैं। तो लिखने का तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन goes away from the positive charge, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाती है, एंड नियर टोवर्ड टोवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्लियर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो बेटा पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ चलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। तो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड नियर टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर है? अब इसको हम देखते हैं बेटा, यहां पे इसको रफ कर देते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने मान लिया, सपोज करो मेरे पास ये बॉल है और बॉल पे ये पॉजिटिवली चार्ज है प्लस क्यू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इससे बाहर की तरफ निकलेंगी, इस तरीके से जाते हुए दिखाई देंगी। ध्यान से समझना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है देखो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई दिखाई देंगी इस तरीके से, समझ में आई बात? इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद बोला एंड नियर टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंट्री करती हैं। तो जैसे ही आपने यहां पर नेगेटिव चार्ज माना, ये मेरा क्यू नेगेटिव है, तो इसमें एंटर करती हुई आपको दिखाई देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरीके से आपको एंट्री करती हुई दिखाई देंगी, इस तरीके से। आपको बात समझ में आ गया? पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गोज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं, एंड नियर टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, कि उसके पास आती हैं, नेगेटिव चार्ज के पास आती हैं। दूसरी अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, दूसरी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन always moves from positive charge, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, के मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती हैं। बनाने का रीजन यही रीजन है। आप देखिए, अगर आपने यहां पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज लिया और यहां आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेंगी। देखो इस तरीके से जाती दिखाई दे रही है, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव की तरफ, इस तरह से बाहर निकलेंगी, पॉजिटिव से इस तरह से बाहर निकलेंगी, इस तरीके से बाहर निकलेंगी। एनसीईआरटी में इसी तरह के डायग्राम बने हुए हैं। अब नेगेटिव चार्ज में तो एंट्री करेंगी, नेगेटिव चार्ज में 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 एंट्री बना देंगी। मतलब जो इनका मूवमेंट होता है, चलने का जो रास्ता होता है, वो पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। बात समझ में आई? कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 2 प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड चलेंगी, बाहर की तरफ चलेंगी, और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की दूर की तरफ जाने वाली है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आने वाली है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी जो मूव करती है, अगर 2 चार्ज एक साथ दिए हो, कॉम्प्लीमेशन दिया हो, तो दोनों चार्ज के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाएंगी। क्लियर? इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी हो चुकी है। नंबर 3 की बात करूंगा इसके अंदर। नंबर 3, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स does not formed closed loop, क्यों भाई? कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। इस चीज का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। क्लोज लूप का मतलब समझो, अगर डायग्राम से, जैसे आपने यहां पे दे दिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये मत सोचो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से चल करके नेगेटिव चार्ज की तरफ चली जाएगी, वही लाइन यहां से निकल करके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से वापस इस तरह से आ जाएगी। मतलब इस तरह से कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लेती है ना पूरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस तरह से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा नहीं बनाएंगी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म्ड क्लोज लूप, के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, प्लस क्यू से, इस तरह से कोई भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। और या आप सोचो कि वापस से इस तरह से क्लोज लूप बना लेगी, इस तरीके से क्लोज लूप बना लेगी, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? ये भी पॉइंट क्लियर। नंबर 4 कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन does not intersect each other, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इस तरीके से जा रही है, बिल्कुल सही बात, तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई नहीं देगी। क्यों? जैसे ये वाली मैंने मान लिया ये मेरी फर्स्ट लाइन जा रही है, तो ये आगे चल के ये भी फर्स्ट लाइन है। अब ये मैंने मान लिया कि यहां पे मेरी सेकंड लाइन है, तो यहां भी मेरी कौन सी लाइन जा रही है? सेकंड लाइन जा रही है। पर लेकिन यहां पे एक दूसरे से मिल गई, इंटरसेक्ट कर दिया। इस इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि यहां पर कॉमन पॉइंट आ चुका है। इंटरसेक्ट पे क्या आ जाता है? कॉमन पॉइंट, यानी कि ये दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट है। ये दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट है। अब ये जब दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉमन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ईच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अलग अपना एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। फर्स्ट जारी है तो वो इधर मैंने मान लिया कि वो E1 जो है इधर शो करेगी, E1 वेक्टर, और सेकंड लाइन जारी है तो वो इधर शो करना चाहिए E2 वेक्टर। पर लेकिन ये तो कॉमन पॉइंट आ गया। अब कॉमन पॉइंट पे टेंजेंशियली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस कॉमन पॉइंट पे, तो इसका मतलब इस कॉमन पॉइंट पे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। यहां पे E1 इक्वल टू E2 होना चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्लियर? फटाफट आप इसे नोट कीजिए, इसके फिर क्वेश्चन करते हैं।
तो बेटा अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की और प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें देखिए, सबसे पहला 3-4 प्रॉपर्टी मैं बहुत इजी बता चुका हूं। अब आपको क्या देखना है, मैंने सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। 5th प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आना है, तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइन स्केच बनाना शुरू करूं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी शुरू करूं, वो कैसी होंगी। तो इन दिस फील्ड, तो सबसे पहले इस चीज को देखना, इन दिस फील्ड द ऑल लाइन्स पैरेलल एंड इक्वल ईच अदर। मतलब इस फील्ड के अंदर, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारी इमेजिनरी लाइन बनने वाली है, वो बेटा सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड रखने वाली होंगी। अब जब 2 लाइन, सपोज करो 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। सपोज करो ये लाइन है, मैंने मान लिया ये मेरी फर्स्ट लाइन है, इसको मैंने मान लिया सेकंड लाइन। दोनों की लेंथ भी इक्वल दिखाई दे रही है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम दिखाई दे रही है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल बन जाता है। कितने डिग्री का बेटा? 0 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें जो हमारी लाइन बनने वाली हैं, वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बिल्कुल पैरेलल चलेंगी। पैरेलल के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। बिल्कुल सही बात है, पैरेलल भी होंगी, डायरेक्शन भी सेम होगी और वो इक्वल मैग्नीट्यूड रखेंगी। जैसे मैं बनाने की कोशिश करूं, ये रहा, ये मेरी फर्स्ट लाइन है, इसका मैंने इस पॉइंट पे निकाल लिया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी लाइन है, ये मेरा दिखाई दे गया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा तीसरी लाइन है, इसे मैंने मान लिया E3 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 E2 E3 3 लाइन दिखाई दे गई, E1 E2 और E3। यानी कि इन सब की यहां पे अगर मैं देखूं, जो E1 की वैल्यू है वो E2 के इक्वल है और जो E2 की वैल्यू है वो E3 के इक्वल है। मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या सबकी डायरेक्शन सेम है? सबकी डायरेक्शन भी सेम है। क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं? पैरेलल भी हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं। तो इसलिए तो बोला है कि इन दिस फील्ड द ऑल लाइन पैरेलल एंड इक्वल ईच अदर। उसी को क्या वो, ये स्केच होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। जरूरी नहीं है, आपको अगर ऐसा भी दे सकता है, लाइन देखिए इस तरह से मैं बना सकता हूं, ये भी देखिए, ये भी देखिए, इस तरह से आप ये भी आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ, ये तो आपको डायरेक्शन देखनी है कि सभी की डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये भी देखो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इधर की तरफ बना लूं, सभी देखें, यहां भी देखिए फटाफट, ये भी हमारा क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये है कि सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को बोल सकते हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे बात करूं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया जाता है, तो भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइट जो है, जितनी भी लाइंस बनेंगी, जितना भी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो लाइंस अलग अलग होंगी, टेढ़ी मेढ़ी जा सकती हैं। तो आप लिखेंगे इधर, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आएगा। उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आने वाला है। ये रहा मेरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, तो इन दिस फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन दिस फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन does not parallel स्टूडेंट पैरेलल हो गए, does not parallel each other, एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होंगी, साथ में एंड
एंड मैग्नीट्यूड आर नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड आर नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड आर नॉट इक्वल, बिल्कुल सही बात। तो डेफिनेशन तो बहुत आसान है कि इस वाले फील्ड में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी नहीं होगा। अरे ये तो बहुत बेसिक सी है, आपने पता लगी यहां से ये रहा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये देखो कैसे जा रही है, ये देखो किस तरीके से जा रही है क्लोज लूप बनाती हुई, ये देखो किस तरह से बना रही है। ठीक है, सपोज करो यहां से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रही है, यहां से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक स्ट्रेट भी जा रही है, ठीक है ना, एक इस तरह से भी जा रही है, एक इस तरीके से भी जा रही है, सारी इस तरीके से लूप बना सकती है ना। और यहां पे सबसे बड़ी बात है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है वो किसके लिए बनती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनती है। दैट्स क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बस इसमें से जितनी भी प्रॉपर्टी बताई है आपको उसमें से एक प्रॉपर्टी के बारे में जरूर याद रखना है कि ये कभी भी एक तो क्लोज लूप नहीं बनाती और ना ही एक दूसरे को क्या नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट करने पर वहां कॉमन पॉइंट आ जाता है और किसी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए एक कॉमन पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो इंटरसेक्ट पॉइंट ऐसा क्या है, क्योंकि वहां पे दोनों एक्सिस से आने वाली लाइन कैसी हो जाएंगी, दोनों एक्सिस से आने वाली लाइन हमारी इक्वल हो जाएंगी, उनका मैग्नीट्यूड उस पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैग्नीट्यूड इक्वल होने का पॉसिबल सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, जिसमें लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और जिसमें देखो जब पैरेलल हो रही है तो इंटरसेक्ट तो कभी कर ही नहीं सकती, और जब इंटरसेक्ट नहीं कर सकती इसका मतलब उनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। आप इसको नोट कीजिएगा फटाफट।